नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे और रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट जारी है। धौलाकुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल और लोधी रोड के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले हैं और इसे लेकर अब सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। फिलहाल किसी भी स्कूल परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। दिल्ली फायर सर्विस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर जांच कर रही है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं। बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और इसके साथ ही लगातार जांच अभियान जो है वो जारी है। बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार ऐसी जो है खबरें सामने आ रही है। 2 दिन पहले की बात करें तो अभी तक बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी मॉड्यूल को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। बताया जा रहा है कि जिन आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है ये सीधे हाफिज सईद से इनका संपर्क है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ कृष्णा सोनकर। कृष्णा, लगातार ऐसी खबरें मिल रही है, कभी इस स्कूल को, कभी उस स्कूल को, तो कभी कोर्ट परिसर को लगातार बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। दिल्ली की ऐसी कुछ तस्वीर सामने आई है। जांच शुरू की गई। फिलहाल की क्या तस्वीर है? क्या जांच में कुछ ऐसी संदिग्ध वस्तु मिली है? बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से जो है स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दूं कि दिल्ली के जो धौलाकुआं स्थित है एक एयरफोर्स गोल्डन दिल्ली नाम का स्कूल है जहां पर ईमेल आया था और ईमेल ये आया था कि जो है इस स्कूल को उड़ा दिया जाएगा। तो तमाम जो है इससे पहले भी देखा कि इस तरह से जो दिल्ली एनसीआर के स्कूल थे उनको जो है धमकी ईमेल आया था और उसके बाद एक बात की गई थी। साथ अभी भी जारी है। दिल्ली पुलिस जैसे ही ईमेल प्राप्त होता है तो स्कूल के प्रिंसिपल है, स्कूल के जो स्टाफ है, उन्होंने पूरी जानकारी हमें दी है। जो शांति जैसे ही मौजूद है तो वहाँ पर जांच शुरू की गई। बम निरोधक संस्था की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। लगातार जो है जांच की जा रही है कि ये ईमेल आया कहाँ से और कैसे आया, क्योंकि ये ईमेल ऐसे समय में आया है जब देश की राजधानी और तमाम तरीके से जो गतिविधि चल रही है उस पर नजर बनाए रखे हुए है। और लगातार जो अभी पिछले कल की खबर थी इस तरह से जो आतंकी जो थे संदिग्ध जो लोग थे उनको गिरफ्तारी की गई है। आज से गिरफ्तार किए हैं जो लगातार उनकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी उनको वो पहुंचे भी नहीं है दिल्ली, लेकिन उसके भीतर ही उनको ट्रेन से लाया जा रहा है तमिलनाडु से। लेकिन बीच में ही जो है खबर मिल गई है कि इस तरह से ईमेल भरा जो धमकी भरा मेल आया है कि स्कूलों को उड़ा दिया जाएगा और तमाम लोग जो आसपास के इलाके है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए। दिल्ली में वैसे ही सुरक्षा चाक लगातार दिल्ली में अभी परसों ही एक दिल्ली के इलाका और तमाम दिल्ली के उसको बम से उड़ा दिया जाए। माना जाए कि लश्कर-ए तैयबा की नजर जो है वो पूरे देश में रहे और जिस तरह से मॉड्यूल का खुलासा हुआ है और ये जांच के बाद तस्वीर जो है धीरे धीरे साफ होती जा रही है, क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो लगातार धमकियां मिल रही है ये इन्हीं का एक पार्ट हो सकता है? देखो, फिलहाल ये जांच का ही विषय है, क्योंकि जिस तरह से एनआईए जो है उन्होंने अपनी टीम गठित कर ली है और जो पिछले जो कई दिनों से पकड़े जा रहे हैं संदिग्ध लोग उनके लिए भी जांच सरकार जो है एनआईए चारों तरफ से चारों राज्यों की तरफ से जितने भी लोग हम एंटर कर रहे हैं उनको बहुत बड़ी निगरानी की जा रही है और देखरेख की जा रही है कि कहीं आतंकी गतिविधि तो नहीं, कहीं लश्कर है तैयबा की क्योंकि शुरुआत हुआ है इनको मिला है एनआईए को कि जो लश्कर है तैयबा इसकी सपोर्ट में कुछ व्यक्ति थे जो कि ईमेल किया करते थे, सपोर्ट किया करते थे, तो कहीं ना कहीं वो भारत में छुपे थे और आईटी टीम के पास तमाम टीम मौजूद थी, टीमों पर पकड़ा गया है। कहीं ना कहीं उसको देखते हुए हमारी जो एनआईए है सुरक्षा व्यवस्था है वो चाकचौबंद में एनआईए गहन जांच कर रही है और जो पुलिस है दिल्ली पुलिस की क्यू टीम है वो लगातार जो है नजर बनाए हुए है कि किस तरह से जो है कहीं इनके तार जो है पाकिस्तान कृष्णा, फिलहाल 2 स्कूलों को, दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। वहां की स्थिति बता सकते हैं? धौलाकुआं स्कूल है और इसके साथ ही दूसरा एक एयरफोर्स बाल भारती स्कूल है, तो इन दोनों स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। फिलहाल की स्थिति वहां क्या कुछ है और जो बच्चे हैं, अभिभावक है, उनमें कितना डर का माहौल है? बिल्कुल, जैसे ही सूचना मिलती है तो वहाँ का जो स्टाफ है वो पुलिस को सूचित करता है। जब पुलिस को पहुंचती है, पुलिस के साथ साथ बम निरोधक जो टीम है
वो भी वहाँ पहुंचती है और जो पूरा एरिया है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, पूरी रास्ते को वहाँ से निकाल दिया जाता है, उनके पेरेंट्स को फोन किया जाता है, वहाँ डर का माहौल तो देखा जाए क्योंकि स्कूल के आसपास के इलाके भी जो है इससे भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल जो स्कूल के हर एक चप्पे पर जो है भीतर जो है जांच की जा रही है लगातार की कोई ऐसे संदिग्ध कोई वस्तु न पड़ी हो और पूरी तरीके से जो है दिल्ली पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी वहाँ पर मौके पर पहुंची है। ये आपको बता दें कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी वहाँ पहुंची है, लगातार जो है वो जांच की जा रही है। फिलहाल इसकी स्थिति आपको बता दूं, स्थिति अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो है इसको पूरा जो एरिया है वो सभी छात्रों को बाहर निकाल के स्टाफ से बाहर निकाल के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। अभी लगातार जांच जारी है। ईमेल से खंगाला जा रहा है कि जो ईमेल आया है वो किस तरह है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर खबर ये मिल रही है कि जो ईमेल आया जो ईमेल बनाई थी उसके जरिए जो है तरह ईमेल आए थे और ये कॉल की भी सूचना बताई जा रही है जो है दिल्ली पुलिस इसके बाद जो है आगे की जांच करेगी कि जो ईमेल आया वो कहाँ से आया, कहीं से तार जो लगता है तो भारत में बैठा तो दूसरा संगठन तो है। कल ही जो संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई और आज ही उनको दिल्ली में लाया गया और उसके बाद ही जो है ईमेल आया। जी चलिए कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। धौला कुआं स्कूल है, इसके साथ ही लोधी रोड का एयरफोर्स बाल भारती स्कूल है जहां बम से उड़ाने की धमकी मिली। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। जब जांच की जा रही है तो वहां कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिल रही है। अब इससे पहले ही इसे कहीं ना कहीं आतंकी मॉड्यूल से जोड़कर देखा जा रहा है कि माना जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा की नजर जो है वो भारत में किसी बड़ी गतिविधि को अंजाम देने की है, बम ब्लास्ट करने की है और कहीं ना कहीं ये जो धमकी भरे ईमेल आ रहे हैं ये इसका हिस्सा हो सकते हैं। पूरे मामले की जांच जारी है। फिलहाल ऐसी कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन लोगों में, अभिभावक में, बच्चों में डर का माहौल साफ देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी करती है तो वे इसका विरोध नहीं करेंगे और सहयोग करेंगे। उनका कहना है कि जनता सब देख रही है और जो कहानी अभी उनके खिलाफ कही जा रही है वो झूठ साबित होगी। स्वामी ने बताया कि उनके कैंप और घटनास्थल की हर गतिविधि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लड़कों के खिलाफ आरोप है वे उनके गुरुकुल में कभी आए ही नहीं, उनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। स्वामी ने यह भी कहा कि कुछ लोग हिंदू वस्त्र पहनकर सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आगामी दिनों में सभी सवालों का जवाब देना होगा और सत्य सामने आएगा। गिरफ्तारी की कार्रवाई करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। गिरफ्तारी की कार्रवाई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज की गई है, उनके शिष्यों पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं और अब उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये झूठा मामला है और जिन लड़कों को लेकर उनके नाम को घसीटा जा रहा है वो कभी उनके शिष्य थे ही नहीं। और अब भगवा पर लड़ाई शुरू हो गई है, यानी संत बनाम संत की लड़ाई तो पहले ही चल रही थी, अब भगवा को लेकर भी लड़ाई शुरू हो गई है कि कौन असली हिंदू है कौन नकली हिंदू है। धर्मेंद्र,
धर्मेंद्र, आपकी आवाज हम तक सही ढंग से नहीं पहुंच रही है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की। तो देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, और ये खबर जो है वो वाराणसी से आई है, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर आरोप लगे। उसके बाद प्रयागराज में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। कहा जा रहा है कि उनके शिष्यों की तरफ से छेड़छाड़ की गई थी, और इसके बाद जो है उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवा वस्त्र धारण कर। जिन पर आरोप लगे हैं उन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर ये पूरी कहानी को गढ़ी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कल तक जो लड़ाई अलग अलग समुदाय को लेकर थी, अब वो लड़ाई भगवा बनाम भगवा होती जा रही है, और हिंदुत्व को लेकर ही सवाल खड़े होते जा रहे हैं। शंकराचार्य ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी भी इस मामले में होती है तो वो अपनी गिरफ्तारी करवाएंगे, इस मामले में पुलिस का सहयोग करेंगे। अब ये लड़ाई जो है वो दिन पर दिन आगे बढ़ती नजर आ रही है। कर देखना होगा कि ये लड़ाई कहां तक चलती है, और हिंदुत्व को लेकर अब जो राजनीति शुरू हुई है, ये राजनीति 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या रुख लेती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बारामती जिले के इंद्रापुर और दौंड में सकल हिंदू समाज ने आज बंद का आह्वान किया है। यह बंद भिंगवड़ मामले के विरोध में बुलाया गया था। समाज ने मांग की है कि इस प्रकरण के आरोपी पर पॉक्सो कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए और सभी आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। साथ ही संबंधित युवती को उसके परिवार को सुपुर्द करने और विधानसभा के चालू सत्र में लव जिहाद विरोधी कानून बनाने की मांग भी की गई। सकल हिंदू समाज ने चेतावनी दी कि उनकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है, लेकिन इस संबंध में फरवरी 2026 तक कोई आधिकारिक पुष्टि या रिपोर्ट जारी नहीं हुई। दिल्ली में हाल के दिनों में स्कूलों और अन्य संस्थानों को भी ईमेल के जरिए धमकी मिली है, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल और एयरफोर्स बाल भारती स्कूल। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी इसी तरह की धमकी मिलने की खबरें आई थी। दिलीप पांडे पहले भी चर्चा में रहे हैं, जब उन्होंने दिल्ली पुलिस पर बस से कुचलने का आरोप लगाया था। चुनाव में उनका टिकट कटने को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं रही। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कोच्चि केरल में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एनडीए नेताओं के साथ एर्नाकुलम कोच्चि में एनडीए के क्षेत्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि इस नए कार्यालय से क्षेत्र और पूरे राज्य में एनडीए की सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना आसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि केरल के लोगों के पास अब विकल्प होगा और इस चुनाव में एनडीए पहली बार राज्य में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। रिजिजू ने विश्वास जताया कि एनडीए के एकजुट होने से राज्य में राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा और केरल के लिए उज्जवल दिन आने वाले हैं। I am very glad that today I am here with our senior NDA leaders of Kerala and to open the new office of the NDA here at Ernakulam Cochin area. It will really help in executing all our activities around this area, and largely it will have an impact in Kerala. I am more excited because this is the first time Kerala is going to have an alternative. In the past, the NDA, BJP and NDA used to fight the elections for making a strong presence, for getting some support base increased in certain areas. Now, this is for the first time we are entering into this election to form the government, to change the political landscape of Kerala. पुणे में राष्ट्रीय नेता शरद पवार की सेहत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर परवेज ग्रांट ने बताया कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और उन्हें सभी आवश्यक उपचार दिए जा चुके हैं। शरद पवार नियमित रूप से भोजन कर रहे हैं। उनकी सभी मेडिकल जांच रिपोर्ट संतोषजनक आई है। डॉक्टर ने कहा कि अगले 48 घंटों में वे घर लौटकर आगे का उपचार लेंगे और फिलहाल किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है।
Very well. His condition is absolutely stable. In the next 48 hours, he'll be going home. He had a good night's rest, and there is no complication, and he's progressing extremely well. पवार साहेबच्या तब्येत एकदम चांगला आहे. He rested very well, आणि परवा ते घरी जाणार घरी. So he will be in Pune for a few days, and then he possibly may go back to Bombay. 2 दिवस खाली रेस्ट घ्यायचं आहे. He is eating well. He had good breakfast, and everything is fine. Very well. His condition is absolutely. बालोतरा शहर के राम सेतु ब्रिज से नीचे उतरते ही सामने बने डिवाइडर पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में 2 वाहन इसी डिवाइडर से टकरा चुके हैं। सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर के पास कोई संकेतक बोर्ड या रिफ्लेक्टर नहीं है और इससे वाहन चालकों को संभलने का समय भी नहीं मिल पाता। विशेष रूप से रात के समय ये स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है क्योंकि रात में रोशनी जो है वो काफी कम रहती है। वाहन सीधा उससे टकरा जाते हैं। कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पहले से ही डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से इस खतरनाक स्थिति को सुधारने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहित दवे जुड़ चले हैं। मोहित, एक दिन पहले भी हमने इसी पर चर्चा की थी, इसी पर बातचीत की थी कि लगातार जो है ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और 2 दिन बीते नहीं कि फिर यही दुर्घटना, इसी स्थिति में दुर्घटना हो गई। क्यों प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है मोहित? जी, इस बारे में हमने स्थानीय नगर परिषद से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये बताया कि ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है। तो पीडब्ल्यूडी काम क्यों नहीं कर रहा मोहित? पीडब्ल्यूडी को इनविटेशन देना होगा। लग तो ऐसा ही रहा है प्रिया, क्योंकि हमने जब पीडब्ल्यूडी से बात की तो उन्होंने भी इसी प्रकार जवाब दिया कि ये हमारे अंडर में नहीं है, ये नेशनल हाईवे एनएच के अंडर में है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अब इसमें लापरवाही सामने आ रही है कि भाई जब उनके अंडर में आ रहा है तो फिर वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये बालोतरा का वाई आकार का ये जो ब्रिज है 102 करोड़ की करीब लागत से ये बना है और बनने के बाद ये कोई 1 या 2 हादसे नहीं है, दर्जनों हादसे इस ब्रिज से हो चुके हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें नाकाम नजर आ रही है। रोज हादसे हो रहे हैं। कल रात्रि भी हादसा हुआ जिसमें कार उस डिवाइडर पे चढ़ गई थी पूरी तरह से। हाँ। और गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन किसी बड़े हादसे का लगता है प्रशासन इंतजार ही कर रहा है। और उसके अगर हादसा हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? ये तो कभी पीडब्ल्यूडी के ऊपर फेंकेंगे, कभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर फेंकेंगे, कभी नगर निगम के ऊपर फेंकेंगे, ये ऐसे ही करते रहेंगे। अब बालोतरा की जनता इंतजार कर रही है कि कब इस समस्या का समाधान हो, क्योंकि यह एक दिन की बात नहीं है। रोजाना ये हादसे हो रहे हैं और कई बार तो दिन में 2 से 3 हादसे हो जाते हैं। क्योंकि प्रिया जी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इस ब्रिज से अपन नीचे उतरते हैं तो अचानक जैसे नीचे उतरते हैं तो ब्रेक सडनली लगा नहीं पाते और जब ब्रेक लगाते हैं जितने में वो डिवाइडर सामने ही नजर आता है और गाड़ी उसमें जाके चुक जाती है। तो ठोस कार्रवाई मोहित अगर नहीं होगी तो ये स्थिति तो रोजाना बनी रहेगी, क्योंकि हमने एक दिन पहले भी ऐसी खबर दिखाई थी जहां एक 4 पहिया वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहत की बात रह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रशासन इंतजार कर रही है कि कोई बड़ा हादसा हो, तब फिर इस पर आगे की कार्रवाई होगी। जब सरकार जो है वो नींद से जागेगी, मंत्री जागेंगे, सांसद जागेंगे, इंतजार किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। और बालोतरा में कई मंत्री और कई नेता यहाँ से इसी मार्ग से गुजरते हैं और अभी कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आई थी, के विष्णु भी यहाँ पर आए थे, सांसद उम्मेदाराम जी यहाँ पर आए थे, कई नेता मंत्री सांसद इसी रास्ते से। नेता मंत्री सांसद की गाड़ियों को कुछ हो नहीं रहा है ना, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं होगी। जिस दिन नेता मंत्री सांसद की गाड़ियों पर ऐसी जो है अगर वो घायल अवस्था में हो जाते हैं, उनकी गाड़ियां टकरा जाती है, तब फिर नींद से जागेंगे। अब लेकिन खैर देखना होगा कि लगातार हम ऐसी खबर दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन की नींद नहीं खुलती है तो एक बड़ा सवाल है कि जनता फिर किसके पास जाए? सरकार क्यों चुने, विधायक क्यों चुने, सांसद क्यों बनाए? जी बिल्कुल। और मुझे तो ये लगता है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, तब जाकर इस समस्या का समाधान होगा। और यहाँ की पब्लिक
पब्लिक का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं इस हादसे से किसी की मौत होगी, उसके बाद ही प्रशासन जागेगा। चलिए मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बालोतरा में लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही है और हम लगातार इस खबर को दिखा भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। कहा जा रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मामला है, पीडब्ल्यूडी विभाग का मामला है, लेकिन विभाग आखिर अपनी कार्रवाई कब करेगा, कब नींद से जागेगा? लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए बढ़ रहे हैं दूसरी खबर की ओर। बालोतरा जिले के छतरियो मोर्चा क्षेत्र में घूमर हैंडलूम के पास एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत उसकी मदद की और घायल को जिला राजकीय नाहटा अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे जोधपुर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बालोतरा थाना और जसोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने बस चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। हादसे का कारणों की जांच की जा रही है। बालोतरा जिले के सिणधरनी उपखंड क्षेत्र के डंडाली गांव में देर शाम एक महिला पानी की डिग्गी में गिर गई और इससे डूबकर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला पानी भरते समय अचानक ही उसका पैर फिसला, गहरे पानी में चली गई और बाहर नहीं निकल पाई। घटना की सूचना मिलते ही बालोतरा से तैराक टीम मौके पर पहुंची। रात के समय ठंडे पानी और सीमित रोशनी में चलाए गए रेस्क्यू अभियान के दौरान काफी मशक्कत के बाद रात करीबन 11 बजे महिला का शव डिग्गी से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू में राजस्थान होमगार्ड के जवान गौतम गहलोत, सिविल डिफेंस के जनक माली और स्थानीय तैराक गोपाल माली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल्याण के कोलसेवाड़ी इलाके में फल विक्रेता मोहम्मद इरफान के साथ 2 महीने पहले मारपीट हुई थी। आरोप है कि इंजेक्शन लगाकर सेब बेचने का वो काम करते थे और इसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीट डाला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने घटना के बाद सेब के नमूने जांच के लिए भेजे थे, लेकिन खाद्य और औषधि प्रशासन की रिपोर्ट अब तक लंबित है। पीड़ित परिवार का कहना है कि रिपोर्ट न आने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित की पत्नी ने प्रशासन से जल्द ही रिपोर्ट देने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है, ताकि उनके पति का व्यवसाय फिर से शुरू हो सके। मेरे पति फ्रूट का धंधा करते हैं और 2 महीना पहले कुलसेवाड़ी में सेब बेच रहे थे, तो कुछ लोग, एक ग्राहक आया, लेके गया। ग्राहक बनकर वो आए थे और लिए, बोले जो है जब स्कैनर किए तो उस पे नाम आया, तो बोले तो तेरा नाम क्या है? तो बोले इरफान है। बोले तू मुस्लिम है क्या? तो बोले हाँ मैं मुस्लिम हूँ। फिर वो वैसे ही वो आदमी चले गया और उसके बाद कुछ लोग को जमा करके ले आया। उन लोग मारे मेरे पति को और बोले तू जहर का इंजेक्शन लगाकर ये एप्पल बेच रहा है। तो वो बोले कि नहीं, मैं जहर का इंजेक्शन नहीं लगाया हूँ। फिर उन लोग मार और के कुलसेवाड़ी पुलिस चौकी में लेके गए उनको। फिर पुलिस ने हम लोग को छोड़ दिया, मेरे पति को, और बोले तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं बनता है। उसके बाद उन्होंने फूड डिपार्टमेंट को दूसरे दिन एप्पल जांच के लिए भेजा गया, तो अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। फिर इन लोग अभी 2 महीने बाद वीडियो वायरल करके मेरे पति को बदनाम कर रहे हैं। मेरा पति एकदम मेंटली, उनको मतलब दिमाग से एकदम सोच रहे हैं कि मेरी बदनामी इतनी हो रही है और वो बहुत परेशान है और ऐसा ही रहेगा तो हमारा कमाना खाना मुश्किल हो जाएगा। मेरा एक बच्चा हैंडीकैप है, एक बच्चा पढ़ रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि हमारे साथ इंसाफ हो, क्योंकि जो है हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेरे पति डीग जिले के कामा क्षेत्र में ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में आने वाले धार्मिक और वन संरक्षित पहाड़ों में अवैध खनन जारी है। गांव सुनहरा के सुदेवी सखी पहाड़ और चरण पहाड़ी मंदिर, गढ़ाजान, हजारीबास, बिलग, मुल्लाका, टायरा, अकबरपुर और कनवाड़ी के पहाड़ों में खननकर्ता खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं। वन विभाग और प्रशासन समय समय पर खनन बंद होने के दावे करते रहे हैं, लेकिन वीडियो और ताजा तस्वीरें इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। अवैध खनन से निकले पत्थर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के जरिए कामा कस्बे में सप्लाई किए जा रहे हैं। पहले भी वन विभाग और पुलिस टीम अवैध खनन रोकने गई थी, लेकिन ग्रामीणों और खनन कार्यकर्ताओं के विरोध और मारपीट पथराव के बीच ये संभव नहीं हो पाया था। बाबा हरिबोल दास सहित कई लोग धार्मिक पर्वत जो है वो धार्मिक पर्वत की सुरक्षा के लिए प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।